एक ऐसा मूवी प्रोड्यूसर जिसने 100 से भी ज्यादा हॉलीवुड एक्ट्रेसों को सेक्सुअली असॉल्ट किया और उनमें से कईयों का तो रेप भी किया। लीना हेडी, सलमा हायक और दुनिया की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक एंजेलिना जोली तक को असॉल्ट किया है इसने, और उसके बाद एंजेलिना जोली ने कभी इसके साथ काम नहीं किया। बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन से लेकर बिल क्लिंटन तक से इसके कनेक्शंस थे। जिसकी मूवीज ने 81 ऑस्कर जीत रखे हो, तो जिस भी एक्ट्रेस को ऑस्कर जीतना था उसे इसके दरवाजे पर आना ही पड़ता था। हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से जिसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिल चुका हो, हॉलीवुड का एक ऐसा किंग जिसे ऑस्कर जीतने वाली एक्ट्रेस लिटरली गॉड कहकर बुलाती थी। I just want to thank God, Harvey Weinstein. वेनम मूवी के राइटर और प्रोड्यूसर क्रेडिटर स्कॉट रोजनबर्ग ने तो ये तक बोल रखा है कि पूरे हॉलीवुड को इसकी हरकतों के बारे में पहले से ही पता था। ब्रैड पिट जैसे एक्टर से तो इसकी लड़ाई भी हो रखी है, क्योंकि इसमें इतना जिगरा था कि ब्रैड पिट की गर्लफ्रेंड पेल्ट्रो को भी इसने असॉल्ट कर दिया था। He said, if you ever make her feel uncomfortable again, I'll kill you or something like that. जो वर्ल्ड फेमस मी टू मूवमेंट है ना, वो भी इसी केस की वजह से फेमस हुई थी। एक इटालियन मॉडल ने तो न्यूयॉर्क पुलिस के साथ मिलकर इसकी सीक्रेटली रिकॉर्डिंग भी की थी, जिसमें वो इससे कह रही है कि कल तूने एग्रेसिवली मेरी ब्रेस्ट को टच क्यों किया। तो रिप्लाई में ये इंसान कहता है कि मुझे तो इसकी आदत है। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर पता है डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने कोर्ट में क्या कहा, कि इससे कोई क्राइम साबित नहीं होता, और $1 मिलियन देकर केस और रिकॉर्डिंग दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जो लोग अपने केस को वापस नहीं लेते थे, उनको ये इजरायली स्पेशल इंटेलिजेंस को हायर करके उनके पास्ट की पर्सनल डिटेल्स निकलवा के नेगेटिव इमेज बना देता था। एक एक्ट्रेस की तो इसने एक्स मोसाद एजेंट भेज के उसकी महीनों तक दोस्त बना के सीक्रेटली रिकॉर्डिंग करा दी थी। न्यूयॉर्क कोर्ट ने इसे 23 साल की सजा सुनाई थी, पर उस फैसले को भी वापस ले लिया और इस पूरे केस को दोबारा शुरू करने के ऑर्डर दे दिए। इसकी कंपनी का लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी इसे पैसों के बदले असॉल्ट करने की परमिशन देता था। मैं बात कर रहा हूँ हॉलीवुड के गॉड हार्वी वाइनस्टीन की, जिसको थैंक यू बोलते बोलते हॉलीवुड के ऑस्कर विनर्स का मुंह नहीं थकता था। Thank you, Harvey Weinstein. Harvey and Bob Weinstein. I'd like to thank Harvey Weinstein. To Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Thank you to Harvey, especially Bomber Weinstein, my godfather. हॉलीवुड का लिटरल किंग हार्वी वाइनस्टीन, जिसकी कहानी शुरू होती है 1979 से, जब इसने अपने भाई बॉब के साथ मिलकर एक इंडिपेंडेंट फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम था मिरामैक्स। ये कंपनी ऑस्कर जीतने वाली मशीन बन गई थी। तुम इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट जैसी मूवीज के राइट्स थे इसके पास। सिर्फ इन 2 मूवी सीरीज ने मिलकर करीब $6 बिलियन कमाए। पर इनकी सबसे पहली फिल्म एक सॉफ्टकोर पॉर्न थी, जिससे हमें एक सीख भी मिलती है कि इंसान कहीं से भी शुरू करके कहीं तक भी पहुंच सकता है। फिर 1993 में इन्होंने वॉल्ट डिज्नी को $80 मिलियन में अपनी कंपनी बेच दी। पर 2005 तक दोनों भाई डिज्नी के साथ मिलकर इस कंपनी को ऑपरेट करते रहे। पल्प फिक्शन इनकी कंपनी की पहली फुली फाइनेंस्ड मूवी थी, जिसको बेस्ट स्क्रीन प्ले रिटर्न पर ऑस्कर भी मिला था। और इस मूवी के राइटर क्वेंटिन टेरेंटिनो, जो कि एक बहुत फेमस मूवी राइटर है, उन्होंने भी ये कहा था कि वाइनस्टीन के बारे में सबको पहले से ही पता था। आई न्यू इनफ टू डू मोर देन आई डिड, ही सेड। हार्वी वाइनस्टीन की असली चौड़ बनना शुरू हुई 1999 में, जब इसकी मूवी शेक्सपियर इन लव ने 7 ऑस्कर्स जीते। इतनी सक्सेस मिलने की खुशी में 2004 में इस इंसान ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया, और 2005 में तो इसने मिरामैक्स कंपनी को अलविदा बोल दिया और एक नई कंपनी बना ली जिसका नाम था द वाइनस्टीन कंपनी। जब इतनी तरक्की हो ही रही थी तो 2007 में इसने एक इंग्लिश फैशन डिजाइनर से दूसरी शादी कर ली। अब इमेजिन करो, एक ऐसा इंसान जिसको 100 से भी ज्यादा लड़कियों ने एक्यूज किया हो, और वो भी नॉर्मल लड़कियों ने नहीं, कोई मॉडल थी, कोई डिजाइनर थी और ज्यादातर एक्ट्रेस। कोर्टनी लव जैसी फेमस एक्ट्रेस ने 2005 में ही ओपनली वार्न किया था सबको कि हार्वी वाइनस्टीन अगर अपनी पार्टीज में बुलाए तो जाना मत। उसके 10 साल बाद 2015 तक भी इस इंसान पर कोई एक्शन नहीं लिया गया था, और उल्टा लड़कियों को फंसा देता था ये। जैसे साल 2015 में एक इटालियन मॉडल एम्बरा ने न्यूयॉर्क पुलिस के साथ मिलकर एक स्टिंग ऑपरेशन करके हार्वी वाइनस्टीन को सीक्रेटली रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग में ये लड़की साफ साफ बोलती है कि कल तूने एग्रेसिवली मेरी ब्रेस्ट को टच किया, तो रिप्लाई में वाइनस्टीन कहता है कि मुझे तो इसकी आदत है। Yesterday you touched my breast. I'm used to that. Are you used to that? Yes, come in. No, but I'm not used to that. एम्बरा ने इस केस को कोर्ट में ले जाने की कोशिश भी की, पर जब तुम्हारे सामने वाइनस्टीन जैसा पावरफुल इंसान हो तो तुम क्या ही कर लोगे। हार्वी वाइनस्टीन ने एक बहुत एक्सपेंसिव कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस फर्म को हायर किया जिसका नाम था K2। अब इस एजेंसी का सिर्फ एक काम था, और वो था एम्बरा की लाइफ के बारे में कुछ गंद ढूंढ के निकालना, जिससे सोसाइटी में उसकी क्रेडिबिलिटी और इमेज दोनों को नेगेटिव किया जा सके। उन्होंने एम्बरा की लाइफ को खोद के एक ऐसा इंसिडेंट बाहर निकाला कि इसने इटली में भी एक 70 साल के शुगर डैडी पर भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया हुआ है। बस फिर कुछ ही हफ्तों में लोग
इसे ब्लैकमेलर कहने लगे और जब केस कोर्ट में गया तो डिस्ट्रिक्ट अटर्नी ने ये बोल दिया कि जो रिकॉर्डिंग तुमने करी है उससे कुछ भी साबित नहीं होता, और उल्टा एम्बरा से ये पूछने लगी कि तुम आर-वर्ड हो क्या। फिर क्या, हार्वी वाइनस्टीन ने एम्बरा को $1 मिलियन देके रिकॉर्डिंग को भी डिस्ट्रॉय करा दिया और एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट भी साइन करा लिया कि इस रिकॉर्डिंग के बारे में कभी बात भी मत कर लियो। अब इसका राज खुलना चालू होता है 5 अक्टूबर 2017 से, जब द न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि हार्वी वाइनस्टीन ने 8 लड़कियों के साथ लीगल सेटलमेंट कर ली है जिसको उसने पिछले 30 सालों में असॉल्ट किया था। इसके रिस्पॉन्स में वाइनस्टीन अपने कलीग्स को सॉरी बोल के लीव ऑफ एब्सेंस अनाउंस कर देता है और थेरेपी के लिए चला जाता है। फिर उसके 3 दिन बाद 8 अक्टूबर को द वाइनस्टीन कंपनी अनाउंस करती है कि उन्होंने हार्वी वाइनस्टीन को सैक कर दिया है, मतलब बाहर निकाल के फेंक दिया है। मामला तो पहले से ही गर्म था, तो उसके 2 दिन बाद 10 अक्टूबर को द न्यूयॉर्क टाइम्स एक और रिपोर्ट निकालता है जिसमें 13 लड़कियों ने हार्वी वाइनस्टीन पर सेक्सुअल हरेसमेंट और असॉल्ट के एलिगेशंस लगाए थे, और उनमें से 3 लड़कियों ने तो ये इल्जाम लगाया था कि वाइनस्टीन ने उनका रेप किया था। ये सब सुन के वाइनस्टीन की दूसरी बहू भी उसे उसी दिन छोड़ के चली जाती है। द न्यूयॉर्कर पर रिपोर्ट्स को पब्लिश करने वाले और हार्वी वाइनस्टीन के केस पर इन्वेस्टिगेशन करके उसे एक्सपोज करने वाले जर्नलिस्ट का नाम था रोनन फेरो। हार्वी वाइनस्टीन ने इन रिपोर्ट्स को पब्लिश होने से रोकने के लिए हिलेरी क्लिंटन तक से अप्रोच लगवाई थी। वही हिलेरी क्लिंटन जो डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन में यूएस प्रेसिडेंट के लिए लड़ी थी और फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुकी है। हिलेरी क्लिंटन के पब्लिसिस्ट का नाम था निक मेरिल, जिसने रोनन फेरो को कांटेक्ट करके ये कहा था कि ये स्टोरी हमारे लिए प्रॉब्लम है, पर रोनन फेरो ने हिलेरी क्लिंटन जैसे लोगों को इग्नोर करके इस स्टोरी को पब्लिश किया। बराक ओबामा की बेटी मेलिया ओबामा ने जिसकी कंपनी से इंटर्नशिप की हो, जिस इंसान ने हिलेरी क्लिंटन का फंडरेजर किया हो और उस फंडरेजर में एक्टर नेथन लेन को सब लोगों के सामने इंक्लूडिंग क्लिंटन फिजिकली असॉल्ट करके ये बोला हो कि आई विल रूइन यू, वो इंसान पावरफुल नहीं होगा तो कौन होगा। टाइम मैगजीन भी इसे मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द हॉलीवुड मानती है, जिसमें जॉनी डेप कहते हैं कि ही इजंट अफ्रेड ऑफ अ ड्यू कैम आउट। कहानी पर वापस आते हैं तो अब तक जितनी भी एक्ट्रेसों ने वाइनस्टीन को एक्यूज किया उनमें से सबसे पहले इसके खिलाफ बोलने वाली एक्ट्रेस में से एक थी रोज मैकगवन। रोज का कहना था कि 1997 में जब वो संडेंस फिल्म फेस्टिवल में थी तब वाइनस्टीन ने उसे अपने होटल रूम पर बुलाकर उसका रेप किया और फिर $1 लाख देकर उससे सेटलमेंट भी कर लिया। फिर 2017 में रोज ने जब वाइनस्टीन के खिलाफ दोबारा आवाज उठाई तो उसने उसे फिर से दबाने की कोशिश की। इस बार वाइनस्टीन ने एक इजरायली इंटेलिजेंस फर्म को हायर किया जो कि ये क्लेम करती थी कि उसके इन्वेस्टिगेटर्स एक्स मोसाद एजेंट्स हैं। जैसे इंडिया में रॉ है ना, ऐसे इजराइल में मोसाद है, और ये इतनी फेमस है कि इसका कंपैरिजन अमेरिकन CIA से किया जाता है। हार्वी वाइनस्टीन ने जिस इजरायली एजेंसी को हायर किया था उसका नाम था ब्लैक क्यूब, और इस एजेंसी ने तुरंत वाइनस्टीन के खिलाफ चल रही नेगेटिव न्यूज को दबाना शुरू कर दिया और उसके बाद इन्होंने अपना मेन काम शुरू कर दिया। जिन भी लड़कियों ने वाइनस्टीन को एक्यूज किया, इन्होंने उन लड़कियों की लाइफ की छोटी से छोटी चीज को खोद कर बाहर निकालना शुरू कर दिया। ब्लैक क्यूब ने अपनी एक एजेंट को रोज के पास भेजा जिसका नाम था डायना फिलिप, जो कि ऑब्वियसली एक झूठी आइडेंटिटी थी। अब डायना ने क्या किया, रोज को अपना दोस्त बना लिया और उसकी जिंदगी में पूरी तरह घुस गई। फिर महीनों तक डायना ने रोज की बातों की रिकॉर्डिंग्स की और उन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की रिकॉर्डिंग्स को वापस वाइनस्टीन के पास भेजा। बाद में पता लगा कि डायना फिलिप तो एक एक्स इजरायली डिफेंस फोर्स वेटरन थी जिसका असली नाम था स्टेला पेन पेशेनक। ब्लैक क्यूब ने तो इस बात तक को मानने से मना कर दिया था कि उन्होंने वाइनस्टीन को रिकॉर्डिंग्स भेजी थी। नहीं भेजी थी तो करी क्यों थी। जब इससे भी बात नहीं बनी तो हार्वी वाइनस्टीन ने हायर किया डिलन हावर्ड को। डिलन हावर्ड चैनल 7 का फॉर्मर रिपोर्टर था और उसको भी नेटवर्क ने सैक किया हुआ था। उसके बाद वो भी हॉलीवुड चला गया और अमेरिकन मीडिया इंक का चीफ कंटेंट ऑफिसर बन गया, जो कि यूएस वीकली जैसी फेमस मैगजीन्स पब्लिश करती है। डिलन हावर्ड ने अपनी पोजीशन को यूज करके मूवी डायरेक्टर रॉबर्ट रोड्रिगेज की एक्स वाइफ तक को अप्रोच किया था क्योंकि उसका रोज के साथ अफेयर था। रियल एक्शन स्टार्ट होता है 14 अक्टूबर 2017 से, जब अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने हार्वी वाइनस्टीन को बाहर निकाल कर फेंक दिया, और ये वही ग्रुप है जो ऑस्कर विनर्स को सेलेक्ट करता है। जैसे ही हार्वी वाइनस्टीन एक्सपोज होना चालू हो गया वैसे ही हॉलीवुड में मी टू मूवमेंट ने रफ्तार पकड़ ली, जिसकी फाउंडर थी ये। मी टू मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड फेमस करने वाली एक्ट्रेस का नाम था एलिसा मिलानो। एलिसा ने ट्विटर पर लिखा कि तुम्हें कभी भी किसी ने सेक्सुअली असॉल्ट या हरास किया है तो इस ट्वीट के रिप्लाई में मी टू लिख दो। बस ये वो मूवमेंट था जब हॉलीवुड से लेकर पूरी दुनिया भर से लड़कियां सामने आकर अपने असॉल्ट के इंसिडेंट शेयर करने लगी। इस मूवमेंट में इंडियन एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस इंडिया यूनिवर्स तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को भी एक्यूज किया था। हार्वी वाइनस्टीन के काले कारनामे सामने आ ही रहे थे कि तभी इस केस के रिस्पॉन्स में 1 जनवरी 2018 को हॉलीवुड की 300 से भी ज्यादा एक्ट्रेस जैसे कि नटैली पोर्टमैन, इन्होंने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन चालू की जिसका नाम था टाइम्स अप। इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस था वर्क प्लेस पर असॉल्ट और हरासमेंट के खिलाफ लड़ना, और इससे एक ही साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा एक्ट्रेस जुड़ गई थी। अब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था तो फाइनली मई 2018 में हार्वी वाइनस्टीन ने न्यूयॉर्क पुलिस को रेप, क्रिमिनल सेक्स एक्ट और 2 लड़कियों को असॉल्ट करने के चार्जेस पर सरेंडर कर दिया। और उसके अगले महीने जून 2018 में हार्वी वाइनस्टीन ने कोर्ट में यह अपील कर दी कि वो गुनहगार नहीं है और उसने जो भी कुछ किया लड़कियों की कंसेंट के साथ किया। और फिर जिन 2 लड़कियों के
चार्जेस पे इसने सरेंडर किया था ना, उनमें से एक लड़की के चार्जेस को तो ड्रॉप भी कर दिया जाता है। उसके बाद हार्वी वाइनस्टीन की कंपनी ने भी बैंकरप्सी फाइल कर दी। फिर तो हालात इतने बिगड़ गए कि दिसंबर 2019 में जो इसकी डजन्स ऑफ एक्यूजर्स थी उनके साथ $25 मिलियन तक की सेटलमेंट के लिए तैयार हो गया ये। फाइनली मार्च 2020 में न्यूयॉर्क ने हार्वी वाइनस्टीन को 23 साल की सजा सुना दी। इसके चार्जेस थे सेक्सुअली असॉल्टिंग अ फॉर्मर प्रोडक्शन असिस्टेंट एंड रेपिंग एन एस्पायरिंग एक्ट्रेस। उसके बाद फरवरी 2023 में लॉस एंजलिस ने भी इसे 16 साल की सजा सुना दी ऑन द चार्जेस ऑफ रेपिंग एन एक्ट्रेस इन कैलिफोर्निया। कुल मिला के इसको 39 साल की सजा हुई थी, पर 23 साल वाले केस को 25 अप्रैल 2024 को ओवरटर्न कर दिया गया। न्यूयॉर्क के कोर्ट ऑफ अपील्स ने मॉलिनेक्स रूल की वजह से इस पूरे केस को 4-3 की मेजोरिटी से ओवरटर्न कर दिया और न्यू ट्रायल के ऑर्डर दे दिए। मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रेग अब ये केस शुरू से रीट्राई करेंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क का मॉलिनेक्स रूल ये कहता है कि किसी भी इंसान के प्रायर बैड एक्ट्स या फिर क्राइम्स को कोर्ट में सिर्फ उस इंसान के मोटिव को प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। पिछले क्राइम से या फिर बुरी हरकतों से अगर कोई ये साबित करना चाहे कि उस इंसान का तो कैरेक्टर ही ऐसा था या फिर उसकी आदत थी असॉल्ट करने की, तो उसे कोर्ट एविडेंस नहीं मानेगा। 3 लड़कियों ने इस केस में ये टेस्टिफाई किया था कि हार्वी ने उन्हें भी असॉल्ट किया था, पर वो तीनों लड़कियां इस केस का हिस्सा नहीं थी। जो लड़की केस नहीं लड़ रही पर टेस्टिफाई कर रही है, वो तो सिर्फ ये साबित कर सकती है ना कि उस इंसान का कैरेक्टर खराब था या फिर उसकी प्रोपेंसिटी थी असॉल्ट करने की, जो कि कोर्ट में परमिसिबल ही नहीं है। आदत खराब थी इसको नहीं मानेंगे, मोटिव को प्रूव करो वरना केस खत्म। तो न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स का कहना यह है कि ट्रायल जज को उन 3 लड़कियों को टेस्टिफाई करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। पर कैलिफोर्निया लॉ स्पेसिफिकली टेस्टिमनी अलाउ करता है कि पिछले बुरे एक्ट्स या फिर क्राइम्स को सेक्स क्राइम केसेस में एज एविडेंस यूज किया जा सके कि डिफेंडेंट की प्रोपेंसिटी थी, मतलब आदत थी सेक्स क्राइम कमिट करने की। न्यूयॉर्क केस का कैलिफोर्निया केस पर कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, तो इससे बचना हार्वी वाइनस्टीन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके पास बेस्ट लॉयर्स और पावरफुल बैकअप है। इसकी कंपनी का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि वाइनस्टीन अगर इम्प्रॉपरली बिहेव करे तो पहली बार इसे कंपनी को $2.5 लाख देने होंगे, दूसरी बार $5 लाख, तीसरी बार $7.5 लाख और उसके बाद हर बार $1 मिलियन। कुछ भी कर, बस कंपनी को डैमेजेस के पैसे दे और अपनी पोजीशन बनाए रख। अब तुम एक मजेदार बात सुनो, जो लड़कियां हार्वी वाइनस्टीन के खिलाफ केस लड़ रही थी उनकी लॉयर थी ग्लोरिया एलरेड, और ग्लोरिया एलरेड की बेटी लीजा ब्लूम हार्वी को लीगल एडवाइस दिया करती थी और इनफैक्ट उसे बचाने की भी पूरी कोशिश की थी। एंजेलिना जोली और ग्वेनेथ पैल्ट्रो तक को इस इंसान ने असॉल्ट कर रखा है। जब इसने पैल्ट्रो को असॉल्ट किया था ना, तो उस टाइम पे इसके बॉयफ्रेंड थे ब्रैड पिट, और जब पैल्ट्रो ने ब्रैड पिट को ये बात बताई थी तो वो लिटरली लड़ने गया था उससे। हार्वी वाइनस्टीन के अरेस्ट होने के बाद तो इसे एक्सपोज करने वालों की लाइन लग गई थी। इसकी सेक्रेटरी जेल्डा पर्किंस ने भी इसे एक बार कन्फ्रंट करने की कोशिश की थी, क्योंकि हार्वी ने इसकी कलीग को अटैक किया था, पर उसकी लीगल टीम ने इसे एनडीए से चुप करा दिया। फिर इसे इसकी कंपनी के मार्केटिंग हेड और बाकी एम्प्लॉइज ने भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया। इसकी ज्यादातर एक्यूजर्स ये कहती हैं कि ये सबसे मसाज करने और कराने की कहता था, और जो इससे मना कर देता था ये उसके सामने अपना हिलाने लगता था, उस पर चिल्लाने लगता था, करियर खत्म करने की धमकी देने लगता था। मीटू जैसी मूवमेंट्स ऐसे लोगों की सच्चाई को बाहर लाती हैं। ये है तो बहुत अच्छी, पर वही है ना, कुछ लोग इसका भी मिसयूज करते हैं, जैसे कि गैरिसन किलर, जो कि मिनेसोटा पब्लिक रेडियो पर शो होस्ट करते थे। इनकी कलीग अपनी अनहैप्पीनेस के बारे में बता रही थी तो इन्होंने उसकी पीठ थपथपा दी। लड़की की शर्ट पीछे से खुली वाली थी, हाथ लगभग 6 इंच अंदर चला गया, तो इन्होंने तुरंत माफी मांग ली। इससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने ईमेल करके दोबारा एक एपोलॉजी लेटर भेजा, तो वो लड़की रिप्लाई करती है कि मैंने तो तुम्हें माफ भी कर दिया और उस बारे में ना सोचने को बोला। उसके बाद दोनों दोस्त भी बने रहे, साथ काम भी करते रहे, पर कुछ सालों बाद लड़की को याद आया कि इसने तो मुझे असॉल्ट किया था, और लॉयर से रेडियो को कंप्लेंट भिजवा दी। जिस शो पर ये इंसिडेंट हुआ था उससे रिटायर हुए भी मिस्टर गैरिसन को 1 साल हो गया था, पर कोई नहीं, असॉल्ट तो असॉल्ट है। बस फिर जो अदर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे मिस्टर गैरिसन मिनेसोटा रेडियो के साथ मिलकर, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। डिफेंड तो मैं नहीं कर रहा हूं, पर इन्वेस्टिगेशन डीपली होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस से कुछ इनोसेंट लोगों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। वाइनस्टीन के अरेस्ट होने के बाद टॉप टियर एक्टर्स, एक्ट्रेस, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स सब इसके खिलाफ बोलने लगे, और ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि हार्वी वाइनस्टीन के बारे में पूरे हॉलीवुड को पता था। जब छोटे से लेकर बड़े लेवल तक शोषण करने वाले लोग बैठे हों तो लड़कियां भी बेचारी करें तो करें क्या। कुछ लड़कियां जो झूठे इल्जाम लगाती हैं उनकी आड़ में जिनके साथ सच में ऐसा हो रहा है, उन्हें तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। एक्चुअली हम कुछ नहीं कर सकते, हम बिल्कुल पावरलेस हैं, और ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक्शन भी सिर्फ तभी लिया जाता है जब पूरा देश इकट्ठा होता है, वो भी कभी कभार। कहां तक खेती करोगे, अपनी प्रोटेक्शन खुद करो, बेशक पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, मार्शल आर्ट सीखो, पेपर स्प्रे रखो, या फिर अपने परिवार के बच्चों को बचपन से ही सिविलाइज करो। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट दैट अपेरेंटली मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नो आइडिया अबाउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वन, विल बी अप विद द बैंगर। तब तक के लिए बी सेफ, cause I'll protect you with the next video, and thank you for staying this long.